मेरे 3 मंजिला घर की बरसाती आज एक फ्लैट का रूप ले चुकी है। ये वही छत है जिस पर मैंने अपना बोनसाई के छोटे छोटे पौधे से पूरा बगीचा बनाने की योजना कर रही थी, पर कभी बनाया नहीं था। मैं वहाँ किसी को पाँव नहीं रखने देती थी, इसलिए कि यह अपनी सुंदरता ना खो बैठे। आज उसी के एक तरफ मैंने एक छोटा सा फ्लैट, इसको मैंने खुद पास खड़े होकर बनवाया है। सरला से मैंने कितनी बार पूछा था, सरला तू भी तो कुछ बता, इसमें कोई और काम करवाना हो तो, वरना जब कारीगर लोग चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। बस मैडम, बहुत हो गया। कहाँ हम लोग झुप्पी झोपड़ी में खस्ता हाल जीवन जीने वाले, और कहाँ अपने अपने घर की छत पर मेरे लिए एक कमरा बनवा दिया। वो हाथ जोड़कर बोली थी। हाथ मत जोड़ा कर सरला, मैंने कितनी बार कहा है। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि तुझ जैसी नेक, रहमदिल, समझदार साथी मुझे मिली। नरक तो मैं भुगत रही थी। अगर तू मेरी जिंदगी में ना आती तो ये महकी हुई बहारें मेरे जीवन में कहाँ से आती। मैंने सरला के हाथ पकड़ लिए थे। आप तो मुझे शर्मिंदा करती हैं मेम साहब, मैंने ऐसे क्या किया है आपके लिए। बाकी सब बात छोड़िए, इन हाथों से आपकी सेवा तक नहीं कर पाई। सरला नतमस्तक हो गई थी। तू कभी नहीं जान सकेगी सरला कि तूने मेरे लिए क्या किया है, और जब जान जाएगी तो उसे छोटी सी बात कहकर तू उसका महत्व कम कर देगी। बस अब तो यही वादा कर कि तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मेरी बात को गलत मत समझना सरला, तू अपने फर्ज को पूरी तरह निभाएगी, उसके लिए तू आज़ाद है। अब तो मैं भी तेरे साथ हूँ ना। मैंने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। मेरी दुनिया में और है ही कौन मेम साहब, ना बाल बच्चा, ना पति, ना मायका, ना ससुराल। किसी की झोपड़ी में किराया देकर रहती थी। सारे दिन की मेहनत मजदूरी करके वापस आकर वहाँ पड़ जाती थी। बस इसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी। ना जाने कैसे आपके पाँव तक पहुँच गई। अब आपके कदमों में प्राण निकल जाए, बस यही इच्छा है। 4 कंधे कफन तो मिल जाएगा। झुग्गी झोपड़ी में मरती तो पास पड़ोस वाले पुलिस की गाड़ी में मेरी लाश हॉस्पिटल में चीर फाड़ के लिए भेज देते। जिन्हें एक समय का पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता, वे कहाँ से मेरे लिए लकड़ी का जुगाड़ करते। सरला की आंखें भर आई थी। 20 साल पहले मेरी खुद की शादी हुई थी। अच्छे खाते पीते परिवार में डोली से जब उतरी थी तो अपने आप से ही स्वयं ईर्ष्या करने लग गई थी। माँ पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी इस तरह राजरानी बन जाएगी। जैसे ही मैंने बीए पूरा किया, पिताजी ने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था। मैंने नौकरी के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए थे ताकि घर के खर्चों में हाथ बटा सकूं। वह किसी भी तरह का काम करने को तैयार थी मैं, भले ही वो ट्यूशन हो या कोई और छोटा मोटा काम। जैसे ही पता चलता कि इस जगह काम मिल सकता है, वहाँ जाकर हाथ पसार कर खड़ी हो जाती। कितने ही दिन ठोकरे खाने के बाद जब सफलता मिली तो ऐसे रूप में कि नौकरी तो मिली ही, बाद में पति भी मिल गया। एक दिन मेरे पिताजी ने ही कहा था, हमारी कंपनी के संचालक के कोई रिश्तेदार हैं, उनका अपना बिजनेस है, उन्हें एक कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। तू तो कंप्यूटर भी सीख रही है बेटी। मैंने उनसे आग्रह तो किया है, अगर वे सिफारिश कर देंगे तो शायद यह जॉब तुम्हें मिल जाए। तुम ऑफिस में काम कर सकोगी? हाँ पिताजी, ज़रूर करूँगी, मैंने बड़े विश्वास से कहा। साहब ने पत्र दे दिया था। जब उस कंपनी के मालिक ने उस पत्र को पढ़ा था तो मुझे सिर से लेकर पांव तक गौर से देखा था, जैसे मुझे तौला जा रहा हो। इतनी छोटी उम्र में मैं क्या जॉब कर सकूंगी? जाने वह कैसी नज़र थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मेरी आंखें जमीन की ओर झुकती ही चली गई थी। तभी मेरे कानों में उनकी गंभीर आवाज़ पड़ी थी, बहुत ज़रूरत है इस जॉब की। जी हाँ, मैंने डरते डरते कहा था। घर में और कौन है कमाने वाला? केवल मेरे पिताजी। हम 4 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। पिताजी की तनख्वाह से घर का पूरा खर्चा नहीं चलता, इसीलिए मेरी पढ़ाई भी रुक गई है। आप मुझे ये जॉब दे देंगे तो पिताजी की बहुत मदद हो जाएगी। मेरी आवाज़ डर के मारे काँप रही थी। तुम जानती हो, यहाँ देर तक काम होता है, इसीलिए ज़्यादा पुरुष हैं। इतने पुरुषों में काम कर सकोगी? देर हो जाने पर डरोगी तो नहीं? जी नहीं,
इंसान अपने चरित्र पर दृढ़ रहे, कर्तव्य का बोझ कंधों पर हो तो उसे किसी से भय नहीं लगता। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका काम लगन और ईमानदारी से करूँगी। आपको मुझे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने दृढ़ता से जवाब दिया था। ठीक है, तुम कल से आ सकती हो। और उन्होंने अपने नीचे ही काम कर रहे एक कर्मचारी को बुलाकर कहा था, ये अनुराधा है, कल से इनकी टेबल इसी कमरे के बाहर करनी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है यह मेरा काम संभाल लेंगी। मुझे वह जॉब मिल गई थी। आमतौर पर मैं सलवार सूट या कुर्ती या लेगिंग्स पहनती थी। एक दिन टॉप व जीन्स पहनकर आ गई थी तो उन्होंने ये कहकर मुझे ऑफिस से वापस भेज दिया, ऐसा कपड़े पहनकर आया करो जिसमें गंभीर और शालीन नजर आओ। ऐसे नहीं हो कि सब लोगों के लिए तुम प्रदर्शनी बन जाओ। साहब, मेरे पास एक कुर्ती लेगिंग्स ही थी, वही छोटी बहन पहनकर अपने कॉलेज चली गई। सलवार सूट के दोनों जोड़े धुलने के लिए रखे थे, इसीलिए मैंने घबराकर कह गई थी, जाओ कैशियर से एडवांस ले लो और एक और ड्रेस खरीद लो। मुझे उम्मीद है भविष्य में तुम हर बात का ध्यान रखोगी। मुझे सस्तापन बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे एडवांस देने के लिए उन्होंने कैशियर को टेलीफोन कर दिया था। फिर मैंने उन्हें कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था। मैं बड़ी लगन और मेहनत से काम करती थी। वे मेरा काम देखते और मुस्कुरा देते, इससे मेरा उत्साह बढ़ जाता। उनका नाम मिस्टर राजीव था। वे मेरे काम से इतने खुश थे कि अब वे कई कामों में मेरी सलाह भी ले लेते थे। उनके मोबाइल का नंबर सेव रहता था मेरे दिल में। घर में एक ही मोबाइल था जिसे सब इस्तेमाल करते थे। हमारे बीच चुप्पी की वह दीवार ना जाने कब गिर गई थी, जो एक कर्मचारी और मालिक के बीच होती है। कई बार वे हंसकर कहते, अनुराधा, तुम तो अब मेरी सलाहकार हो गई हो। और सलाहकार अच्छे दोस्त भी होते हैं। मेरे सुख दुख और ज़रूरत का वे हमेशा ध्यान रखते थे। एक दो बार मुझे वे अपने घर भी ले गए थे। वहाँ उनकी माँ का मुझे भरपूर प्यार मिला था। वे शुगर और रक्तचाप की मरीज थी, लेकिन बहुत हंसमुख स्वभाव की थी और ये महसूस ही नहीं होने देती थी कि वे बीमार हैं। राजीव जी ने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे मेरे दिल को ठेस लगे, कोई मर्यादा भंग हो या हम किसी के मजाक का पात्र बने। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। ऑफिस का काम निपटाना ज़रूरी था, इसलिए मैं चली गई थी। मैं कुछ पत्र टाइप कर रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि राजीव जी की नज़रें बराबर मेरा पीछा कर रही हैं। मैं घबराहट से सुन्न होती जा रही थी। तभी उन्होंने पुकारा था, अनुराधा, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जाओ, घर जाओ। ये काम इतना ज़रूरी नहीं है, कल भी हो सकता है। बस सर, थोड़ा काम और रह गया है, फिर चली जाऊंगी। जरा इधर आओ, यहाँ बैठो। उन्होंने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। मेरे बैठने पर पहले तो वे कुछ देर चुप रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद सधे स्वर में बोले थे, बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात कहने की सोच रहा था। मैं जो कुछ भी कहूँगा भावुकता में नहीं कहूँगा और इसका गलत मतलब भी मत लगाना। मैंने तुमसे विवाह करने का निश्चय किया है। तुमसे हाँ या ना मैं जवाब नहीं चाहता। बात तुम्हारे पिताजी से होगी। केवल अपना परिचय देना चाहता था ताकि तुम उस पर गौर से सोच सको और जब तुम्हारे पिताजी तुमसे शादी के बारे में बात करें तो अपना निर्णय दे सको। ये तो तुमने देख ही लिया है, मेरा बिजनेस है और परिवार के नाम पर सिर्फ मेरी माँ है। माँ को भी तुमने देखा है, बीमार रहती हैं। तुम सोच रही होगी कि मैंने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया। मैं चाहता था मुझे ऐसी लड़की मिले जो विनम्र हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, जिसमें हर काम कर गुजरने की लगन हो, जो विवेकशील हो। तब विवाह करूँगा। कभी यह इच्छा नहीं हुई कि अमीर घराने की लड़की मिले। इतना तो हमारे पास है ही कि सारी उम्र किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं। इतने दिनों में मैंने तुम्हें बहुत परखा है। मैं जान गया हूँ तुम ही वह लड़की हो जिसकी मुझे चाह थी। तुम्हारे साथ विवाह मैं किसी दयावश में नहीं कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैं तुम्हारे पिताजी से जल्दी ही बात करूँगा। हाँ या ना
का निर्णय तुम्हें करना है और उसके लिए तुम आज़ाद हो। पिताजी से उन्होंने बाद में बात की थी। मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया था, क्योंकि मैं पिताजी से कभी कोई बात नहीं छिपाती थी। पिताजी ने उनकी उम्र का प्रश्न उठाया था, लेकिन माँ ने यही कहा था, उम्र तो गौड़ बात है, जीना मरना किसी के हाथ में थोड़े ही है। जब राजीव ने पिताजी से बात की तो पिताजी ने बस यही कहा था, मेरी परिस्थिति से तो आप परिचित हैं, इसके बाद भी आप अनुराधा का हाथ थामना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कौन सा माँ बाप अपनी बेटी को सुखी नहीं देखना चाहता। हमारी शादी हो गई थी, 1 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। राजीव और माँ मेरे व्यवहार से बहुत खुश थे। मेरे पिताजी हमेशा कहते, बेटी तू बड़े घर ब्याही गई है, लेकिन अपने पिता की स्थिति को मत भूलना। पुराने दिन याद रहे तो इंसान भटकन से बचा रहता है। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेगी तो सबसे प्यार और सम्मान मिलता रहेगा। मेरा पहला बेटा जब हुआ था तब तो सब ठीक था, लेकिन दूसरी बेटी के पैदा होने पर ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं बीमार रहने लग गई थी। तबीयत की वजह से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। राजीव के और माँ के जिस काम को करने से मुझे बहुत खुशी मिलती थी, अब मैं उससे भी कतराने लगी थी। कभी राजीव कहते, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है अनुराधा, तुम पहले तो ऐसे नहीं थी। तो बजाय सीधी बात करने के मैं चिढ़ जाती थी। कितने ही डॉक्टरों को दिखाया गया, सबका एक ही जवाब होता, शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बीमारी नज़र ही नहीं आती, क्या इलाज किया जाए। हाँ, इन्हें अपने आप को बिजी रखना चाहिए। जब यही बात राजीव मुझसे कहते तो मैं बिगड़ उठती। मैं और कैसे बिजी रहूं? जितना काम हो सकता है करती हूँ। तुम सोचते हो मैं झूठ बोलती हूँ? तुम्हारे पास तो इतना भी समय नहीं जो आराम से पल भर मेरे पास बैठकर मेरा सुख दुख जान सको। तुम क्या चाहती हो? ऑफिस का काम छोड़कर तुम्हारे दुख में आंसू बहाया करूं? पहले क्या मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा करता था, जो अब तुम्हें शिकायत है कि मैं बैठता नहीं? मेरे लिए मेरा काम पहला फर्ज है, बाकी सब कुछ बाद में। इसे तुम अच्छी तरह जानती हो। वे सख्त लहजे में बोले थे। और फिर तुम्हें बीमारी क्या है? बस अमीर लोगों के यही तो चोचले होते हैं, गरीब की लड़की ले आना ताकि ईमानदार नौकरानी बनी रहे। गरीब की सांस भी उखड़ने लगे तो अमीर समझता है ड्रामा कर रहा है। मैं सुबक पड़ी थी। अनुराधा, इससे पहले कि मैं कोई सख्त बात कहूँ, तुम ये याद रखना, आज की बात तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात ना निकले। तुम जानती हो बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वे गुस्से में चले गए थे। राजीव ने मुझसे बोलना कम कर दिया था। मैं और कुड़ने लगी थी। बदतमीजी भी मैं ही करती थी और उनसे शिकायत भी मुझे ही रहती थी। ये तो मैं आज सोचती हूँ ना, तब किसे जानने की फुर्सत थी। पिताजी के समझाने पर उनसे भी तो मैंने अनाप शनाप कह दिया था। मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ता गया था। बच्चों पर गुस्सा निकालती थी, नौकर की जरा सी भी लापरवाही पर उसे फटकार देती। राजीव देर से आते तो झगड़ा करने लग जाती। एक दिन मैंने कितने अविश्वास से उनसे बात की थी। आज सोचती हूँ तो शर्मिंदा होती हूँ, कितनी नीचता थी मेरे शब्दों में। शायद उस दिन राजीव जी को कुछ ज़्यादा देर हो गई थी। मैंने उनसे कहा था, आज नई कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ कोई बाहर की मीटिंग थी क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? वे कठोरता से बोले थे, यही कि इतने देर फिर तुम्हें कहाँ हो जाती है। मैं नहीं समझता था तुम इतनी गिरी सोच की भी हो सकती हो। देर क्यों है, सब सुनना चाहती हो? इस घर में आने की बात दूर, इस घर की याद भी आए। अब यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? मेरे सपनों को तुमने बर्बाद कर दिया है, वे तड़प कर बोले थे। कभी कभी मुझे अपने बर्ताव पर बहुत पछतावा होता। मैं सोचती, ये सब लोग क्या कहते होंगे, आखिर है तो छोटे घर की, स्वभाव कैसे बदलेगी। लेकिन ये सोच बहुत थोड़ी देर रहती थी। बच्चों को राजीव ने हॉस्टल में डाल दिया था। अब वे मेरी ओर से भी और बेपरवाह हो गए थे। मैं अब कितना अकेलापन महसूस करने लगी थी। एक दिन मैंने उनसे कहा था, तुम दिन भर ऑफिस में रहते हो,
बच्चों को तुमने हॉस्टल में डाल दिया था। दिन भर अकेली में बोर होती रहती हूँ। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगी। बच्चों को इस उम्र में अपने घर से दूर रहना पड़ा है, इसकी वजह भी तो तुम ही हो। पहले अपने आप को बदलो, बच्चे फिर घर आ जाएंगे। जिंदगी में कितने काम होते हैं, आदमी करने लगे तो ये जिंदगी छोटी पड़ जाए उन कामों के लिए, और एक तुम हो जो ये सोचे बैठी हो कि कितना काम करूं। वे तल्खी से बोले थे। राजीव की माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं तो अपनी बीमारी का कंबल ओढ़े पड़ी रहती थी। किसी को क्या तकलीफ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। घर में एक काम करने वाली औरत रखी गई थी जो माँ जी की दिन रात सेवा करती थी। उसका नाम था सरला। मैं देखती कुड़ती, माँ के लिए राजीव कितना परेशान है, मेरी कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं ये देखकर भी हैरान होती कि ये सरला किस मिट्टी की बनी है। सुबह से लेकर देर रात तक ये कितनी फुर्ती से काम करती है, थकती तक नहीं। मुंह पर एक शिकन की लाइन तक नहीं आती, हमेशा हंसती रहती है। एक दिन मैं लॉन में बैठी थी तो सरला भी मेरे पास आकर बैठ गई। बड़े प्यार और हमदर्दी से बोली थी, आपको क्या तकलीफ है मेम साहब? कुछ समझ में नहीं आता, मैंने थके स्वर में कहा था। डॉक्टर क्या बताते हैं? किसी के समझ में कुछ आए तो कोई बताए। किसी काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, हर समय घबराहट घेरे रहती है। मेरी बात का बुरा मत मानना मेम साहब, एक बात कहूँ? सरला ने डरते डरते पूछा था। कहो। आप अपने को व्यस्त रखा करिए। कई बार इंसान के सामने कोई काम नहीं होता तो वो इसी तरह अनमना सा बना रहता है। बच्चों को भी आपने हॉस्टल में भेज दिया, वरना तो उन्हीं का कितना काम हो जाता। आप अपने घर की देखभाल खुद क्यों नहीं करती? एक बात बता सरला, तू रोज दोपहर को 2-3 घंटे के लिए कहाँ जाती है? मैंने उत्सुकता से पूछा था। कहीं भी चली जाती हूँ मेम साहब। रीना को बच्चा हुआ, उसकी मालिश करनी होती है। 14 नंबर वाले मनीष जी की मम्मी जी बीमार हैं, उनकी सहायता करने चली जाती हूँ। सीमा भाभी है ना? ये सीमा भाभी कौन है? जहाँ मैं पहले काम करती थी उनके पास नौकरानी है तो सही, लेकिन उन्हें मुझसे बड़ा स्नेह है। उनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, शाम को स्कूल से आते हैं तो सीमा भाभी की जाकर सहायता कर देती हूँ। वे खुद भी पढ़ाने जाती हैं, थकी हारी आती हैं। फिर ये रुपए किसके लिए ले जाती है तू? मैं हैरान थी। कितने ही ज़रूरतमंद ऐसे हैं जिन्हें सेवा और पैसे की ज़रूरत होती है। मेरे पीछे कौन खाने वाला है जिसके लिए इकट्ठा करूं? सोचती हूँ 4 पैसे किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो अच्छा ही है। तुम्हें पता रहता है किसे पैसे की या सेवा की ज़रूरत है? दुनिया बहुत बड़ी है मैडम, बाहर निकलकर आप देखेंगी तो जान पाएंगी कि किसको क्या चाहिए। कौन दुख का मारा रास्ता देख रहा है, कोई आए और उसके दुख बांट ले। सरला कितने उत्साह से कह रही थी। मेम साहब, बड़ा फायदा है दूसरों का दुख बांटने में। मन को कितना संतोष मिलता है, सुख मिलता है। जब हम बाहर निकलकर दूसरों की तकलीफों को देखते हैं तो सच मानिए अपनी तकलीफ अपने आप ठीक हो जाती है। तू थकती नहीं सरला? नहीं मेम साहब, ये काम ही तो है जिससे मुझे इस उम्र में भी तंदुरुस्त रखा हुआ है। फिर इस शरीर को इतना भी क्या संभाल कर रखें, ये हमारे किस काम आएगा? जानवरों का तो चाम भी काम आ जाता है, अपनी चमड़ी तो उस काम भी नहीं आएगी। फिर क्यों ना इससे जी भर के मेहनत की जाए। संभाल कर रखने से तो इसे जंग खा जाएगा। जैसे मशीन बंद पड़ी रहे तो उसमें जंग लग जाती है। सच सरला, जैसे मैं सपने से जागी थी। हाँ मेम साहब, दूसरों का दुख बांट लो तो अपना खुद ही कम हो जाएगा। फिर कैसी सुस्ती, कैसी उदासी और कैसी बीमारी। मैं तो अपने शरीर को इस काम चोरी नहीं करने देती मेम साहब। सरला कितने विश्वास से ये बात कह रही थी। सरला उठकर चली गई थी, मेरे लिए प्रश्न छोड़कर। बिहार के उस लगभग अनपढ़ गांव की औरत ने कितने बड़े राज की बात कह दी थी। उसकी बातें मुझे कहीं अंदर तक चीरती हुई निकल गई थी। ये सरला जिसके पास मुट्ठी भर पूंजी है, उसे बांटकर कितने सुख संतोष का अनुभव करती है। दूसरों की सेवा में इसे कितना आनंद मिलता है। मैं अपने शरीर के लिए ही चिंतित हूँ। मैं क्या किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती? अब मैं किसी निश्चय पर पहुँच चुकी थी। राजीव को सुबह उठते ही गरम कॉफ़ी लेने की आदत थी। मेरी तबीयत खराब होने से ये काम
नौकर करने लगा था, क्योंकि मैं तो देर तक पलंग पर पड़ी रहती थी। ये मेरा काम था जिसे मैं भूल गई थी। उस रोज सुबह मैं कॉफ़ी लेकर पहुंची तो राजीव बड़ी हैरानी से मुझे देखते रह गए। तुम यहाँ? और रामू कहाँ गया? ये मेरा काम था, मैं भूल गई थी, मैंने नजरें नीचे किए हुए कहा था। लेकिन तुम्हारी तबीयत? वे हैरान थे। वह अब ठीक हो जाएगी, मुझे पता लग गया है कि मुझे क्या बीमारी थी, मैंने शरारत भरी मुस्कान से कहा था। क्या थी? मेरी बीमारी का नाम कामचोरी था। मेरे डॉक्टर ने मुझे समझा दिया था। कौन सा डॉक्टर? वे जानने को उत्सुक थे। सरला। सच? मैं तो ये भूल ही गई थी कि दूसरों को भी मेरी ज़रूरत है। मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि बस यही चाहती थी कि सब मेरी चिंता करें, सबका दुख दर्द समझती तो ना मैं खुद परेशान रहती, ना ही इतनी बोरियत सताती। सरला ने मुझे सोते से जगा दिया है। इसके बाद वह मेरी आदर्श बन गई, मेरी गुरु, जिसने मुझे जीने की राह बताई, मेरी झोली में खुशियाँ भर दी, मुझे मेरा परिवार लौटा दिया है। मेरी आंखों में कितनी ही खुशी के आंसू आ गए थे। मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ गए, कहने लगे हॉस्टल में मन नहीं लगता, राजीव और माँ खुश है। मैं कितनी खुश हूँ सरला को पाकर, जिसने मेरा इतना काम बढ़ा दिया है। लगता है दिन खत्म हो गया, पर काम तो पूरा हुआ नहीं। वह भी तो जुटी रहती है सबके दुख बांटने में। मैंने सोच लिया है कि अब सरला को अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, कहीं मैं फिर ना भटक जाऊं। उसे देखकर हमेशा यही ख्याल आता कि जो सुख दूसरों के दुख मिटाने में है, वह अपने को सहेज कर रखने में कहाँ है। हम दूसरों का दुख कम करेंगे तो हमारा दुख अपने आप ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।